वेलकम है आप सभी का हमारे एयर क्लासेस में। और हमारे जो इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में आपका स्वागत है ना। जैसे ये ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है आपको बताइए, जैसे केमिस्ट्री का चल ही रहा है, फिजिक्स का, बायो का हमने 1 और 2 चैप्टर्स, चैप प्रक्रम और श्वसन, ये सब हम करा चुके थे। तीसरा चैप्टर आपका है जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, आपका जो है इस चैप्टर से भी क्वेश्चन अच्छे खासे रहते हैं, तो आपको ये चैप्टर भी करा दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन है इसमें भी, और 100 क्वेश्चन को आप आराम से बैठकर अच्छे से इसका नोट्स, मतलब क्या कि अगर जो भी क्वेश्चन 100 क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे कहीं कहीं, तो आपका कुछ पॉइंट्स अगर छूट रहा हो, चैप्टर में आपने पढ़ा हो बट आपको क्लियर ना हो, तो यहाँ से थोड़ा बहुत क्लियरेंस हो सकती है, क्योंकि ज्यादा डिस्कस तो डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि आपका चैप्टर पढ़ा हुआ है। सिर्फ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पर्पज से क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है, 100 क्वेश्चंस है, तो इसलिए क्या कहता है उसको हल्का फुल्का डिस्कस करते हुए निकलेंगे। तो आपका अगर कुछ क्वेश्चंस रह जाता है तो आप उसको क्या करेंगे, अपने कॉपी में बैठकर आराम से इसका आंसर भी लिखेंगे, नोट डाउन भी करेंगे, कमेंट में आंसर भी देंगे कि आपको कितना इस चैप्टर्स की जानकारी हुई है, कितना नॉलेज है, कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है ना। तो आपको बायोलॉजी की इस सीरीज में, इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फटाफट जुड़ जाइए आप, और आप इस चैप्टर्स को हमारे साथ रहकर अच्छे से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते रहिए, है ना। पहला क्वेश्चन हम चलेंगे अब, पहला क्वेश्चन की ओर। चैप्टर है आपका जीव जनन कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प में निषेचन कहां होता है, जो फूलों में है। जैसे जीव जनन कैसे करते हो तो हम पहले प्लांट से चलेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस आपके मनुष्य के भी आएंगे, जीवों के भी आएंगे, है ना। ये पादप के बारे में है कि पुष्प में यानी फूलों में जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, वो कहां होती है। ठीक है, क्या बीजांड के भीतर होती है, क्या भ्रूणकोश के भीतर होती है, क्या भ्रूणकोश के बाहर होती है, क्या अंडाशय के पास होती है। तो बताओ किसमें होती है पुष्प में निषेचन, किसके पास होती है बताओ। ए बी सी डी में ऑप्शन बताएंगे आप, किसमें होती है। ठीक है, फटाफट। क्या बीजांड के भीतर होगी, क्या भ्रूणकोश के भीतर होगी। तो देखो, सबसे पहली बात, जब फर्टिलाइजेशन होगी तो वहां एम्ब्रॉय बनेगा। ठीक है, वहां जायगोट होगी, जायगोट बनेगा। तो ये जो भ्रूण है, जो भ्रूण बनेगा तो किसी भ्रूण कोश के अंदर रहेगा ना, इस वजह से किसके अंदर होगा, भ्रूण कोश के अंदर होगा। इसलिए होता है आंसर इसका क्या, बी। इसका क्या हो जाएगा, बी, कि इसका जो होगा पुष्प में निषेचन कहां होगा, भ्रूण कोश के भीतर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट चलेंगे, थोड़ा क्वेश्चंस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से हम ज्यादा डिटेल डिस्कशन तो नहीं, बट डिस्कशन करेंगे थोड़ा बहुत, है ना। देखो, सौ परागन निम्न में किन पौधों में होता है। सौ परागन का मतलब होता है सेल्फ, जो क्या कहता है परागन करता है, उसको किन पौधों में होता है। क्या उभयलिंगी में होता है, क्या एकलिंगी में होता है, क्या अलंगी में होता है, क्या इनमें से सभी। फटाफट आंसर देंगे, क्या होगा, किसमें 100 परागन होगा। क्या उभयलिंगी पहले समझते हो आप क्या होता है। एक लिंगी तो आपको यहां समझ में आ रहा होगा, है ना, यूनिसेक्सुअल, अलंगी एसेक्सुअल, इनमें से सभी। बट उभयलिंगी क्या है, उभयलिंगी को आप इस प्रकार समझेंगे, जैसे मनुष्य या उभयलिंगी कोई जीव भी हो सकते हैं, है ना, और पादप भी हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब होता है जब कोई जीव या कोई प्लांट में दोनों चीज, दोनों युग्मक, नर युग्मक मादा युग्मक दोनों प्रेजेंट हो, दोनों बनाने की क्षमता हो, तो उसे हम बोलते हैं उभयलिंगी। ठीक है, इसका एक जीवों में उदाहरण बोलोगे तो केचुआ इसका अच्छा खासा अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो आप समझ गए, तो उभयलिंगी तो किन पौधों में होता है। ठीक है, प्लांट की बात कर रहा है तो हमने पहले ही बताया कि जीव भी उभयलिंगी होते हैं कुछ, और कुछ प्लांट भी उभयलिंगी होते हैं, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों की क्षमता, दोनों क्या कहता है युग्मक वो अपने पास रखते हैं, गैमेट रखते हैं, है ना। तो देखो, इसका आंसर होगा ए, उभयलिंगी। इसका आंसर क्या होगा, ए, उभयलिंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा में चलेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है परागकोश। परागकोश में होता है, क्या होता है भाई परागकोश में, क्या बाह्य दल होता है, क्या अंडाशय होता है, क्या अंडक होता है, क्या परागकण होता है। तो परागकोश में क्या होगा, परागकण होगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 3 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा, पुष्प का नर जननांग कहलाता है कि नहीं। जैसे फूल है, पुष्प है, तो उसका नर जो जननांग होंगे, है ना, नर, उसको क्या कहेंगे, कौन उसका पार्ट्स तो होगा ना, नाम तो होगा। तो क्या पुंकेसर कहेंगे, क्या जायांग कहेंगे, क्या पंखुड़ी कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पुष्प है उसका जो नर जननांग होता है उसे हम पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। याद रखने के लिए पु से पुष्प और पु से पुंकेसर भी याद रख सकते हैं। जिसको याद नहीं आए, एग्जाम में ट्रिक से दिमाग में अलग अलग आइडियाज लाकर आप किसी चीज को याद करने की ट्रिक अपने आप बना सकते हैं, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव्स में अच्छे खासे नंबर आ सके, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका आएगा पांचवा, फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है।
जीवाणु जनित, एक होता है जीवाणु जनित, एक होता है विषाणु जनित, है कि नहीं, यानी एक बैक्टीरियल डिजीज और एक होता है वायरल डिजीज, वायरस के थ्रू जो डिजीज फैलता है, ठीक है। इनमें से कौन नहीं है पूछ रहा है, कौन नहीं है। देखो ये जो गनोरिया है ये जीवाणु जनित जो रोग है, ठीक है। ये जो आपका सिफिलिस है ये भी जीवाणु जनित रोग है। सिफिलिस एक तरह का मूत्र या फिर क्या बोल सकते हो, सिफिलिस एक तरह का बीमारी है जो जीवाणु जनित होती है, और ये कहीं कहीं पर जैसे बाथरूम में, वॉशरूम में किसी को अगर सिफिलिस है, वो अगर वॉशरूम करके आ गया, फिर आपने वॉशरूम में गया तो वो क्या कहता है आपके बॉडी से टच होकर वो बैक्टीरिया अंदर चला जाता है और फिर क्या कहता है सिफिलिस नाम की एक बीमारी हो जाती है, ठीक है। जब आप डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। मस्सा आप जानते हो, जिसके फेस में क्या कहते हैं बॉडी में कहीं पर भी ब्लैक कलर का उभरा हुआ पार्ट्स आ जाता है, ऐसा टाइप का थोड़ा, उसे हम मस्सा बोलते हैं, कैसे मासा भी बोलते हैं, है कि नहीं। तो ये मासा तो तुम या मस्सा जिसको बोलते हैं ये तो बैक्टीरियल डिजीज है नहीं, तो क्या होगा, नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा आपको ध्यान से देखना है, क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, तो नहीं का मतलब है कि क्या होगा, मस्सा होगा। इसका मतलब क्या होगा, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्न में से कौन एकलिंगी पुष्प है। एकलिंगी पुष्प पूछ रहा है आपसे, ठीक है। कौन सा ऐसा फूल है जिसमें एकलिंग पाया जाता है, जो यूनिसेक्सुअल है ना। देखो क्या गुड़हल फूल हुआ, सरसों का फूल है, क्या पपीता का पुष्प है, क्या गुलाब का पुष्प है। तो आपको याद रखना है जब एकलिंगी पुष्प की बात आए तो पपीता का पुष्प इसमें से होगा। एक अच्छा उदाहरण है एकलिंगी पुष्प का, पपीता का पुष्प, है कि नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अभी हम बताए थे आपको कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। आपको पता है कि उभयलिंगी प्लांट भी होती है, उभयलिंगी जंतु भी होती है ना। और उभयलिंगी का मतलब है जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों को क्या कहता है प्रोड्यूस करे, उसको हम क्या बोल सकते हैं, जो एक ही बॉडी में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों प्रोड्यूस करने की क्षमता हो, उससे हम कहेंगे उभयलिंगी। तो इसमें से होगा केचुआ। अभी हम बताए थे भी कि जंतु में केचुआ जो है इसका एक अच्छा खासा उदाहरण है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्वर्धन का उदाहरण है, ठीक है। तो आपको देखना है कि क्या कौन सा ऐसा उदाहरण है, बताओ। क्या हाइड्रा है, ठीक है, क्या हाइड्रा है, क्या अमीबा है, क्या स्पायरोगायरा है, इनमें से कोई नहीं। अब तो समझो ये जो वर्ड है पुनर्वर्धन क्या है, ये इसका मतलब होता है कि जो अपने जो मतलब बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, जो मतलब विभाजित हो सकता है, जो अलग अलग टुकड़ों में बट सकता है, तो वो कौन है, हाइड्रा। जो अनेक टुकड़ों में बट सकता है उससे क्या कहता है, फिर अलग जीव उत्पन्न होता है, वो हाइड्रा अमीबा। तो इसमें से क्या होगा, ये होगा हाइड्रा, क्या होगा, ए हाइड्रा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित में कौन एकलिंगी पादप है। अभी हम बताए थे एकलिंगी पादप के बारे में, क्या आप एकलिंगी पुष्प के बारे में जाना, एकलिंगी पुष्प के बारे में आपने जाना कि एकलिंगी पुष्प हम पपीता को बोले कि पपीता के फूल को, तो जब पपीता का फूल को एकलिंगी पुष्प बोले तो प्लांट भी तो वही होगा ना। तो एक सब देखो गुड़हल है, सरसों है, पपीता है, मटर है, तो क्या होगा आंसर सी हो जाएगा। जब इसका फूल एकलिंगी पुष्प है तो ये पादप भी तो एकलिंगी पादप होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, बताओ क्या होगा। मानव मादा के जो मनुष्य है, मनुष्य के जो मादा फीमेल है, उनका इनमें से कौन सा भाग है जो उनके जननांग में यानी उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या कहता नहीं आता है, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं आता है। अंडा से आता है, आता है, क्योंकि आपको पता है कि दो साइड से दो अंडा से होता है, उससे से अंडा निकलता है, एक एक अंडा करके, और फिर फैलोपियन ट्यूब में जाकर फर्टाइल होता है कि नहीं, फैलोपियन ट्यूब में, और फिर वो जाकर गर्भाशय में भ्रूण को पोषण देने के लिए गर्भाशय में भ्रूण चला जाता है, वो फर्टिलाइजेशन हो गया। तो ये भी तो एक पार्ट है। गर्भाशय भी आपको पता है कि गर्भाशय में ही बच्चा गर्भ में पलता है, तो गर्भाशय भी एक पार्ट है। शुक्रवाहिका, डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनी को हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, डिंब वाहिनी को हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब, है ना। तो फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं इसको, समझ गए ना। तो फैलोपियन ट्यूब ही डिंब वाहिनी है, जहां पर अंडा से अंड निकलकर, एक अंड निकलकर वो फट कहां, वो क्या कहता है आपका
सॉरी भाई, डिम्ब वाहिनी फैलोपियन ट्यूब में जाती है और वहां जाकर मेल का स्पर्म जाकर वो फर्टाइल करता है, ठीक है। तो ये भी तो पार्ट है। लेकिन शुक्रवाहिका, शुक्र को बोलते हैं स्पर्म, है ना। और ये आपको पता है कि स्पर्म किसमें होता है, मेल में होता है, फीमेल में नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिका, जो शुक्रवाहिका है ये किसमें होगा, मेल में। तो यहाँ पर मादा का पूछा तो मादा का ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये नहीं है, नहीं पूछा है तो ये होगा आंसर में। आप एग्जाम में आप अच्छे से देखना कि क्वेश्चन में हाँ नहीं तो नहीं पूछ रहा है, अगर नहीं पूछ रहा है तो आपका जो आंसर आपको आ रहा है वो उल्टा चेंज हो जाएगा, समझ गए। हाँ, आप उसको अगर पॉजिटिव वे में लेंगे तो वो नहीं, अगर आपने नहीं देखा तो आप आंसर गलत कर देंगे। तो आपको क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 11, शुक्राणु बनता है भाई, कहां बनता है शुक्राणु, बताओ शुक्राणु कहां बनेगा, हाँ मेल में। और मेल में कहां पे, विरसन में कि मूत्राशय में। मूत्राशय में तो बनेगा नहीं, गर्भाशय तो लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, अंडाशय भी तो ये क्या कहता है, फीमेल के लिए है कि नहीं। तो कहां बनेगा, विरसन में बनेगा। कहां बनेगा, विरसन में क्या बनेगा, शुक्राणु बनेगा, है कि नहीं। हाँ, इसलिए यह है ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ऐसे जीव जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं कहा जाता है। दोनों लिंग होगा, एक लिंग होगा तो एक लिंगी, दो लिंग होगा तो दो लिंगी, है ना, बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है असुरक्षित संभोग के बाद अंडाणु के निषेचन को रोका जा सकता है। असुरक्षित का मतलब कि माना कि कोई मेल और फीमेल का संभोग किया, कोई मेल और फीमेल अपने पार्टनर से मिला, है कि नहीं। शादी के बाद जब मेल फीमेल अपने पार्टनर से मिलता है तो अगर माना कि उसे टेम्पोररी तौर पर उस वक्त क्या कहता है, उसको क्या बोलता है, उसको बेबी नहीं चाहिए, तो लेकिन उसे बेबी नहीं चाहिए तो उसे कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से वो क्या कहता है, उसको रोक सकता है। लेकिन फिर भी वो माना कि वो तरीका को अपनाया नहीं, और क्या हुआ कि ऐसा लगा उसको कि मतलब जो संभोग के जरिए जब हम जनन किए तो फिर जब हम ऐसा किए तो उसमें क्या हुआ कि हमको लग रहा है या फिर लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं हो सकता है बेबी हो जाए और हमें चाहिए नहीं, तो उसको कैसे रोक सकता है। उसके बाद ये कॉन्डम से तो होगा नहीं, ये पहले की प्रक्रिया है, लूप से होगा नहीं, ये पहले की प्रक्रिया है। जब आप पार्टनर से संभोग करते हैं उससे पहले की ये प्रक्रिया सब है। लेकिन अगर कर लिए, ठीक है, आपने संभोग कर लिया, फिर आपको क्या कहता है अगर रोकना है तो उसके लिए एक दवाई आती है जिसका नाम है अनवांटेड 72, है ना। तो उसके वजह इससे जो है आप क्या कर सकते हैं, उसको अंडाणु को निषेचन करने से बचा सकते हैं, है कि नहीं। तो ये 72 यानी 72 का मतलब ये 72 घंटा के अंदर अंदर। और इसका ये मतलब नहीं है कि ये दवाई खा लेने के बाद आपका अंडाणु का निषेचन बंद हो जाएगा, जरूरी नहीं है। 100% काम वर्क नहीं करती है, समझ गए। हाँ, जरूरी नहीं है, ये कर भी सकती है काम, नहीं भी कर सकती है। तो इसलिए कभी कभी होता है कि ऐसे दवाइयों को खाने के बाद भी बेबी हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ये दवाई वर्क नहीं किया, तो 100% वर्क करने वाली दवाई नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या है, अंडाणु का निषेचन से अगर रोकना है तो ये अनवांटेड 72 का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। 14 कहता है एक परारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्पपत्र को कहते हैं। एक परारूपी पुष्प है, फूल है, तो उसके सबसे बाहरी जो पत्र है उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे बताओ। क्या दलपुंज कहेंगे, क्या पुमंग कहेंगे, क्या जयांग कहेंगे, क्या परागकोश कहेंगे। तो इसको दलपुंज कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, दलपुंज कहेंगे, जो पुष्प के सबसे बाहरी आवरण में दिखेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 15 कहता निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है, कौन सा है बताओ। क्या कॉन्डोम है, क्या डायफ्राम है, क्या कॉपर्टी है एवं लूप है, इनमें से सभी। कहता परिवार का नियोजन, अगर आप परिवार का प्लानिंग बना रहे हैं कि हमें इतने बच्चे चाहिए तो इसके लिए कौन सा चीज उपयुक्त होगा। कॉन्डोम ये भी उपयुक्त है, डायफ्राम ये भी एक उपयुक्त है, कॉपर्टी भी एक क्या है कि एक महिलाओं के गर्भाशय तक एक टी साइज का, ऐसे टी साइज का, है ना, टी साइज का एक होता है जो उसके यूटेरस होता हुआ गर्भाशय, मतलब गर्भाशय तक यूटेरस में डाल दिया जाता है, ताकि संभोग करने के बाद उसके जो है गर्भाशय में यानी बच्चादानी या गर्भाशय में उसमें बच्चा पल ना पाए, उसके वजह से उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो इन तीनों के माध्यम से आप परिवार की प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको कितने बेबी चाहिए और नहीं चाहिए, ये इस तीनों के माध्यम से आप उसको रोक सकते हैं। तो प्लानिंग के लिए कौन सा जरूरी है, तो सबके सब जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी। 16 क्वेश्चन नंबर, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। जो पुंकेसर है, पुंकेसर आपको पता ही है कि पुष्प का नर भाग को क्या बोलते हैं, पुंकेसर कहते हैं। तो पुंकेसर का कहता है कि अग्रभाग को क्या कहते हैं भाई,
तो पुंकेसर का क्या हम वर्तिका कहेंगे, वर्तिकाग्र कहेंगे, परागकोश कहेंगे, पराग नली कहेंगे? बताओ क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 16। 16 का आंसर बताएंगे आप, क्या कहेंगे उसको, बताइए आंसर क्या कहेंगे, बताइए। वर्तिका कहेंगे, वर्तिकाग्र कहेंगे, परागकोश कहेंगे, परागनली? तो क्या कहेंगे, परागकोश कहेंगे। इसका मतलब क्या है, सी। ठीक है, देखो उत्तक संवर्धन में किस प्रकार का उत्तक लेते हैं। ठीक है, अब देखो उत्तक संवर्धन पहले समझो क्या आता है। इसी को टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ठीक है, इसी को टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। और टिश्यू कल्चर हम किस प्रकार समझ सकते हैं उत्तक संवर्धन? तो देखो, जब किसी जीव या किसी पादप, किसी जीव का या किसी पादप का टिश्यू को है ना, या फिर कोशिकाओं को, जो कोशिका ज्यादा विभाजित हो सकता है, ज्यादा मतलब विभाजित हो सकता है, जो भी ज्यादा विकसित हो सकता है विभाजित होने के बाद, यानी टिश्यू कल्चर को तुम एक तरह से ये समझो कि एक कृत्रिम रूप है जहां पर किसी कोशिकाओं या किसी उत्तकों को डेवलप्ड किया जाता है। समझ गए? इसका मतलब है कि ये जो है लेबोरेटरी में किया जाता है, ये प्रयोगशाला में किया जाता है, इसी की बोलते हैं उत्तक संवर्धन। तो इसमें कौन सा उत्तक को लिया जाता है? उत्तक संवर्धन का मतलब आपने समझा कि जो मतलब बाहर किसी चीज से बाहर निकलकर, यानी नली में, ट्यूब में, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी को आप जानते हो कि ट्यूब में किया जाता है, तो बाहर इसको प्रयोगशाला में किया जाता है। कृत्रिम विधि है ये किसी टिश्यू को विकसित करने का, है कि नहीं? और इसमें कौन से उत्तक को लिया जाता है? ऐसा अगर करना है, अगर टिश्यू कल्चर करना है तो कौन सा उत्तक को लिया जाएगा? तो क्या मेरिस्टेमिक उत्तक या मेरिस्टेमिक भी बोलते हैं इसको, इसको परमानेंट उत्तक या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा उत्तक है, कैसा उत्तक को लेंगे जिससे टिश्यू कल्चर हो पाएगी, जिससे टिश्यू क्या कहता है विकसित हो पाएगी, सेल का विकसित हो पाएगा? तो ये है मेरिस्टेमिक उत्तक। ये उत्तक ऐसा उत्तक होता है जो ज्यादा विभाजित हो सकता है ना? तो इसके जो ज्यादा विभाजित हो सकता है वैसे टिश्यू को लेना है। इसका मतलब ये मेरिस्टेमिक उत्तक है, या फिर इसी को मेरिस्टेमिक भी कहते हैं, मेरिस्टेमिक भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, आलू में जनन। आलू में जनन कैसे होता है? कैसे आलू में जनन होता है? आपको पता ही है कि आलू को हम जब लगाते हैं तो क्या करते हैं, आधा काट के डाल देते हैं, उससे क्या निकलता है, ऐसे ऐसे करके निकलता है कि नहीं? हाँ, ऐसे ऐसे करके निकलता है। तो कहता है कि आलू में जनन कैसे होता है, क्या मुकुलन, क्या बीजाणु जनन, क्या कायिक प्रवर्धन, क्या अपखंडन? अब बताओ। तो आलू में जो जनन होता है ये कायिक प्रवर्धन के कारण होता है। किससे? कायिक प्रवर्धन। आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब समझो कायिक प्रवर्धन क्या होता है। ऐसा जनन, जिस विधि से जनन हम करते हैं वो जड़ से हो, चाहे तना से हो, चाहे पत्तियों से हो। बहुत सारे ऐसे, क्योंकि हमने जो पौधों को लगाया तो डायरेक्ट पौधा को लेते हैं, जमीन में गाड़ते हैं और वो बड़ा होता है और वो जनन करता है, यानी ठीक है। लेकिन कुछ चीज ऐसे है जो तना से जनन लेता है, कुछ चीज ऐसे हैं जो जड़ से जन्म लेता है, नया पौधा बनाता है, कुछ ऐसे जो पत्तियों से नया पौधा बनाता है। तो इन तीनों माध्यम से अगर कोई पौधा अपना नया उत्पत्ति कर रहा है, नया जीव को जन्म दे रहा है, तो उसे हम बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। तो आलू का भी यही है कि वो क्या करता है, कायिक प्रवर्धन के कारण ही क्या करता है, जनन करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप समझ गए कायिक प्रवर्धन क्या होता है? चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ चुका है, बस हम यहाँ पर थोड़ा बहुत फोकस्ड करते हैं आपको, ताकि आपने जो पढ़ा है उसको आप मेरे साथ यहाँ पर क्वेश्चंस को डील करते हुए जो आपने पढ़ा है उसको याद क्या करें, मेमोरी करें, रिमेंबर कर सके आप। ठीक है, इसलिए हमें थोड़ा बहुत बताते हैं। पूरा चैप्टर को अगर आपको डिटेल या करने लगे तो फिर आपका 20-30 क्वेश्चन में ही 1-1.5 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको टाइम भी वेस्ट नहीं करना। क्वेश्चन अच्छे खासे हैं, 100 क्वेश्चन है, इसलिए आपको आराम से करना है। बस जहां पर हमको लगेगा कि आपको समझना है, समझाना है, वो हम समझा देंगे। अगर नहीं आता है तो आप उसको लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, अलैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय कौन सा विभाजन होता है? कौन सा विभाजन होता है बताओ? क्या समसूत्री होता है, असमसूत्री या विषम सूत्री इसे बोलते हैं, है ना? असमसूत्री या विषम, अर्धसूत्री या ए और बी दोनों। तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब चैप्टर पढ़ोगे आप रिप्रोडक्शन, तो उसमें 2 तरह की होगी। एक हो सेक्सुअल लैंगिक जनन, एक होता है असेक्सुअल अलैंगिक जनन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने बुक में पढ़ा होगा। देखो क्वेश्चन कर रहा है इसमें कैसी विभाजन होती है। तो याद रखना कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लैंगिक जनन, तो उसमें अर्धसूत्री होता है, ये याद रखना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अर्धसूत्री, ठीक है। असेक्सुअल में दोनों होता है, ठीक है, दोनों होगा, समसूत्री भी और विषम सूत्री भी, और समसूत्री जिसको बोलते हैं। तो इन दोनों में से आंसर क्या होगा, डी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20,
कहता है जीव जिस प्रकार द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे क्या कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन से कि जीव, कोई भी जीव जिस प्रकार से अपनी वृद्धि करता है उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं, है ना। जनन के द्वारा ही तो अपने संतति को क्या करता है? आगे बढ़ाता है, अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाता है। क्वेश्चन 21, नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? संलग्न यानी मिलता जब है, जब मेल गैमेट मिलेगा और फीमेल मिलेगा, है ना, जब तो ये फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है ना, जाइगोट बनता है तो क्या होगा? निषेचन होगा। क्या होगा? किण्वन होगा? नहीं, निषेचन होगा। क्या होगा? निषेचन। जब दोनों मिलेगा तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, है कि नहीं? हाँ, तो ये क्या होगा? दोनों में निषेचन होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, बताओ किस प्रकार के जनन में कलिका निकलती है ना? कलिका टाइप का निकलती है। क्या मुकुलन में, क्या अपखंडन में, विखंडन में, बीजाणु जनन में? तो देखो मुकुलन समझो, मुकुलन क्या है? मुकुलन जो है इसमें समसूत्री होता है। मुकुलन में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है ना, समजातीय समसूत्री विभाजन होता है। और इसमें जो मुकुलन करता है उसके बॉडी के ऊपर एक उभरा सा भाग होता है, एक उभरा सा। ये जो उभरा सा भाग है इसे हम मुकुल कहते हैं, है ना। और इससे जो नया जीव बनता है, नया प्लांट बनता है, नया चीज बनता है, उसे मुकुलन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? मुकुलन कहते हैं। अब समझो तो किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका, देखो यहाँ पर एक उभरा हुआ भाग है, इसे मुकुल कहेंगे और इसी से कलिका टाइप का निकलेगा। इसी से क्या निकलेगा? कलिका टाइप का नया जीव, नया चीज निकलेगा जिसे मुकुलन कहेंगे। तो कौन सी होगा? मुकुलन में। किसमें होगा? मुकुलन में। क्या होगा? मुकुलन में। इष्ट में मुकुलन होता है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 23, मुकुलन द्वारा, फिर क्वेश्चन आया है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अभी हम बताए थे क्या होगा? इष्ट में होगा। अभी तुरंत बताए हम, क्या होगा? इष्ट में मुकुलन द्वारा होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है एक सामान्य पुष्प में यह उपस्थित होता है। एक सामान्य पुष्प है, एक फूल है, उसमें क्या क्या उपस्थित होगा? तो देखो बाह्य दल भी होता है, दल पंखुड़ी भी होगा, पुंकेसर और स्त्री केसर भी होगा। प्लांट में तो दोनों चीज पाया जाता है, तो क्या मेल और फीमेल दोनों चीज, इनमें से सभी। तो क्या होगा? इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 25, बीज से नवोद्भिद विकसित होने की क्रिया क्या कहलाती है? देखो बीज से, अब देखो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझो। इसी को, इस वर्ड जो ये तुम देख रहे हो, ये तुमको हार्ड लग रहा होगा, नवो विभेद, तो ये है आपका सीडिंग। इसे हम इंग्लिश में सीडिंग बोलते हैं। सीडिंग मतलब होता है बीज को बोए और बीज से जो अंकुरित होता है, अंकुरन। तो कोई भी बीज को जब आप पानी में डुबा के रखते हो या बीज को जब तुम बोते हो तो वो क्या होता है? अंकुर होता है, उससे अंकुर निकलता है, अंकुरन होता है। ठीक है, तो बीज से जो नया चीज निकलता है वो क्या होता है? अंकुरन होता है। तो देखो क्या होगा? अंकुरन यहाँ पे है, बी, है ना। कोई बीज है, उस बीज को जब आप फुलाओगे, पानी में उसको रखोगे तो उससे नया चीज निकलेगा, नया कोई पौधा, नया उससे पौधा बनेगा, उससे नया चीज निकलेगा, उसे कहेंगे हम क्या? उसे ही कहेंगे सीडिंग, उसी को कहते हैं। और ये है अंकुरन। ये क्या होगा? इससे अंकुरन होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होती है? देखो क्या पत्तियों द्वारा पुष्पी में लैंगिक जनन, तने द्वारा, फूलों द्वारा, बीजों द्वारा? किसके द्वारा? तो क्या होगा? फूलों द्वारा। किसके द्वारा होगा? आंसर हो जाएगा सी, फूलों द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखो, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, अब है द्विखंडन। द्विखंडन होता है जब हम आपको अमीबा का स्ट्रक्चर पढ़ाया था इससे पहले, जैव प्रक्रम में अमीबा के बारे में पढ़ाया था, तब भी आपको हमने ऐसे बताया था अमीबा के बारे में, तो कि ये दो भागों में बढ़ जाता है, तो इसमें द्विखंडन होता है। क्या होता है? द्विखंडन होगा इसमें, है ना। हाँ, इसमें तो क्या होगा? द्विखंडन, दो भागों में बढ़ता है और फिर जो भाग बटा फिर उससे नया जीव बनता है, फिर नया अमीबा बनता है, तो इसी से द्विखंडन। तो द्विखंडन होता है किसमें? अमीबा में। किसमें होगा? अमीबा में। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो डीएनए कहां स्थित होता है? लाइसोसोम में, गोल्जी काय में, केंद्रक में, इनमें से कोई नहीं। तो देखो न्यूक्लियस में, केंद्रक में होता है। किसमें होता है? डीएनए जो होता है ये न्यूक्लियस में होता है। कहां पे होता है? न्यूक्लियस में होता है डीएनए। ठीक है, तो क्वेश्चन हो जाएगा अब 29, कहता है स्पीसीज की उत्तरजीविता के लिए महत्वपूर्ण है क्या? समानता होना चाहिए, विभिन्नता होना चाहिए, समिष्टि होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप देंगे। ठीक है, क्या होगा इसमें? इसमें क्या होगा? विभिन्नता होगा। क्या होगा?
विभिन्नता। ठीक है, इसमें क्या होगा, विभिन्नताएं होगा, क्योंकि अगर स्पीशीज उत्तर जीविता के लिए बनाए रखना है तो अलग अलग प्रकार के होना चाहिए, विभिन्नता होनी चाहिए। क्या होगा, बी। 30 कहता है बहुखंडन द्वारा जनन होता है, किसमें किसमें होता है बताओ, ईस्ट में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, लेशमानिया में होता है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बताओ, किसमें होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर देंगे आप, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, बहुखंडन किसमें होगा? तो बहुखंडन प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ है। और ये प्रोटोजोआ, इस प्रोटोजोआ के बारे में एक याद रखना कि इस प्लाज्मोडियम से मलेरिया बीमारी का उत्पन्न इसी प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, तो इससे आपको 2-3 चीज याद हुआ डिजीज में कि मलेरिया कौन सी बीमारी से उत्पन्न होता है, तो प्रोटोजोआ से। कौन सी? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो है ये मलेरिया को कारक बनता है बीमारियों का। तो इसमें क्या होता है? बहुखंडन होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? बहुखंडन होता है। इसमें क्या होगा? बहुखंडन होगा, यानी बहुत ज्यादा उसमें क्या होगा? टुकड़ा होगा, खंडन होगा, बंटवारा होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 31, द्विखंडन द्वारा जनन होता है। द्विखंडन द्वारा जनन होता है अमीबा में। भाई अमीबा के बारे में आपको पता है अभी। 32, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होती है। किसमें होती है अलैंगिक जनन? मुकुलन द्वारा किसमें होती है बताओ? मुकुलन द्वारा इष्ट में है, बताया अभी हम कि किसमें होगी? इष्ट में। मुकुलन द्वारा किसमें होता है? इष्ट में होता है। ठीक है। 33, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय विकसित होता है। किसमें? फूल में, फल में, पत्तियों में, परागकण में। बताओ, निषेचन के बाद अंडाशय किसमें विकसित होता है बताओ? फल में कि फूल में? किसमें होता है बताओ? निषेचन के बाद अंडाशय किसमें विकसित हो जाता है? ठीक है, अंडाशय है, जब निषेचन हो गया तो वो किसमें बन जाएगा? तो वो बन जाएगा फल में। वो किसमें बन जाएगा? फल में। आंसर हो जाएगा बी। ये फल में बन जाता है, विकसित हो जाता है, डेवलप हो जाता है वो किसमें? फ्रूट्स में, फल में। कहता है पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? बताओ कौन सा? अभी बताया ना कि अंडाशय क्या बनाता है? फल बनाता है। तो ऑप्शन में अंडाशय देख लो। ठीक है, विकसित हो जाता है। निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित होता है। किसमें? बीज में। किसमें परिवर्तित होगा? निषेचन के बाद बीजांड जो है किसमें परिवर्तित होगा? बीज में होगा आंसर। ठीक है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? अभी आपको बताया थे जायगोट बनता है कि नर मेल और फीमेल से क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनेगा उसे बोलेंगे जायगोट। उसे क्या बोलेंगे भाई? जायगोट। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। 37 में इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? अलैंगिक जनन की, बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, इनमें से सभी। बताओ क्या होगा? 37 क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। अभी इससे पहले भी हम बहुत कुछ इसका डिस्कशन किए, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा, है ना। क्योंकि मुकुलन भी आपने पढ़ा था अभी, है कि नहीं। इसमें भी क्या होगा? द्विखंडन, विखंडन भी पढ़ा था आपने। अलैंगिक जनन है सब। इसमें समसूत्री विभाजन और विषमसूत्री विभाजन दोनों होगा, लेकिन जहां पर लैंगिक जनन होगा वहां सिर्फ और सिर्फ अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो इसका क्या होगा? इनमें से सभी में क्या कहता है? अलैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कहता है ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं? आपको बताया था, ईस्ट में मुकुलन होता है। इसमें क्या होता है? मुकुलन, है ना। ईस्ट में मुकुलन होता है। 39, जीव जनन क्यों करते हैं भाई? क्यों करते हैं? अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपनी जाति का संख्या वृद्धि के लिए, अनुमानसिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी को पहुंचाने के लिए। इनमें से सभी। इसका आंसर आप आराम से कर सकते हैं कि इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। सबके सब सही है। इसी में कोई घुसा देता नहीं कहीं पे तो फिर दिक्कत हो जाता है ना। सबके सब पॉजिटिव है। 40, लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है? अभी हम बताए थे आपको। और लैंगिक जनन में सम विषम दोनों चलेगा, बट लैंगिक जनन में अर्धसूत्री होगा। और अर्धसूत्री आपका कहीं एग्जांपल है पहले ही है। क्या होगा? अर्धसूत्री। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होगा। 41, कहता है एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं भाई? बताओ। एक होते हैं, अनेक होते हैं, 3-4 होते हैं, क्या होगा? तो इनमें से सभी होगा।
एक बीजांड में एक भी हो सकते हैं, किसी में अनेक भी होते हैं, किसी में 3-4 भी होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। कहता है कि स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलते हैं? ठीक है, आपको पता है कि महिलाओं के दोनों साइड में 2 अंडाशय है कि नहीं, और दोनों से एक एक अंडा निकलता है महीने में। तो मतलब कितने दिन में परिपक्व हो जाता है और फिर वो निकलता है? तो 14वें दिन में, है ना, 14वें दिन में वो परिपक्व हो जाता है। समझ के, अंडा जो है, अंडा एक जो है वो परिपक्व हो जाता है, यानी वो फर्टिलाइजेशन करने के लिए क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है। अब उससे क्या कहता है? भ्रूण, यानी उससे बेबी का उत्पन्न हो सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है, वो परिपक्व हो जाता है 14वें दिन में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। विल्सन कोष का तापमान, है ना, हम जब पढ़ाए थे इस चैप्टर्स को तो क्या कहता है, बताए भी थे कि इसका तापमान, क्योंकि विल्सन में क्या होता है? शुक्राणु बनता है, और शुक्राणु को चाहिए एक टेम्परेचर जो बॉडी के टेम्परेचर से कम। समझ गए? तो बॉडी के टेम्परेचर से कम, इस वजह से उसको क्या कहता है? अलग उसका एक पार्ट बना हुआ है, ठीक है ना। हाँ, ऐसे करके होता है। तो उसमें कितना सा टेम्परेचर होना चाहिए? इसमें से 1, 2, 5 या 4 बताएं आप, कितना डिग्री सेल्सियस से कम होता है? कितना डिग्री? 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 4 डिग्री। तो क्या होगा? 2 डिग्री सेल्सियस से कम होता है इसका तापमान, है ना, 2 डिग्री सेल्सियस से कम, तभी शुक्राणु वहां पर सुरक्षित रह सकता है। कहता है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किसमें? पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में। बताओ क्या? लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा, जिसे हम परफेक्ट भी बोलते हैं, परफेक्ट पेयर, है ना, परफेक्ट पेयर। और परफेक्ट पेयर जो है वो पाया जाएगा गर्ल्स, मतलब लड़कियों में, स्त्रियों में, है ना, स्त्री में। परफेक्ट जोड़ा किसमें पाया जाता है? स्त्री में, क्योंकि स्त्री का क्या होता है? एक्स और एक्स। क्रोमोसोम क्या होता है? एक्स एक्स। तो स्त्रियों के क्रोमोसोम की संख्या 2 XX है, यानी 46 तो होगा ही, यानी XX है, तो दोनों X और X है, इस वजह से इसको परफेक्ट जोड़ी माना जाता है। इससे यह भी माना जाता है कि दोनों में जो जाति है सेम है, क्योंकि बॉयज में X और Y है, तो इसमें अलग अलग पाया जाएगा, तो परफेक्ट नहीं है। बट यहां पर क्या है? परफेक्ट है। तो पूछेगा कि कौन सा जोड़ी को पूर्ण जोड़ा या परफेक्ट जोड़ी के रूप से जानते हैं? तो वो स्त्रियों के, इसके स्त्रियों के। आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में क्या मुकुलन होता है, पुनर्जनन होता है, बीजाणु होता है, विखंडन होता है? क्या होगा हाइड्रा में? हाइड्रा भी कैसा है? हाइड्रा भी मुकुलन द्वारा ही होता है। हाइड्रा भी कैसा द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा ही होता है। ठीक है, मुकुलन ही द्वारा होगा। क्या होगा? सॉरी, ए। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा देखो, प्लाज्मोडियम में भी होगा, सॉरी मुकुलन द्वारा ईस्ट में किसमें होगा? ईस्ट में, है ना। निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा? तो ईस्ट में भी होगा, और हाइड्रा में भी आपने इससे पहले देखा। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या होगा? ईस्ट होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। 47 कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किन पौधों में करना चाहिए? बताओ। जिन बीज उत्पन्न नहीं होता है, जिनमें फल का निर्माण नहीं होता है, जिनमें फल एवं बीज दोनों आते हैं, इनमें से बताओ। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन आपने जाना। कायिक प्रवर्धन ऐसे प्रवर्धन को बोलते हैं जहां पर कोई जीव, है ना, कोई प्लांट, मतलब अपने जड़ से, तना से, पत्तियों से नए पौधों को क्या कहता है? जन्म देता है, नए पत्तियों को बनाते, नए जीवों को बनाता है, उसे हम बोलते हैं कायिक प्रवर्धन, जनन करता है। बताओ कृत्रिम इसमें किसमें होगा? किसमें कृत्रिम कराया जा सकता है? बताओ किसमें? अब बताओ, इसमें सिंपल सा एग्जाम में इसका आंसर होगा कि जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होता है। अब देखो, कोई भी चीज को बीज उत्पन्न होगा तभी तो आगे की प्रक्रिया होगी, तो इसमें बीज ही उत्पन्न नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि ये प्राकृतिक रूप से क्या जनन की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएगा, तो उसे कृत्रिम रूप से कायिक प्रवर्धन कराकर नए पौधों का निर्माण कराया जाएगा। तो इसमें बीज उत्पन्न नहीं होगा, तो इसको ही कृत्रिम रूप से कराया जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ए। 48 लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन होता है समसूत्री और समसूत्री, अर्धसूत्री। लैंगिक जनन में भाई अर्धसूत्री होगा। क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग भी जवाब दें, ठीक है, ताकि आपको भी पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले हम बहुत बार बोल चुके हैं अलैंगिक में दोनों, बट लैंगिक में अर्ध। तो क्या हो जाएगा? आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि वह युग्मक जो अचल नॉन मोटाइल और भोजन संचय करती है कहलाती है। कौन है? अंडाणु है, शुक्राणु है, बीजाणु है, इनमें से कोई अंडाणु होगा। अंडाणु ए 49 का क्या होगा? ए 49 का क्या होगा? ए। ठीक है, ये अंडाणु। ठीक है 50। अभी हम लोग हाफ सेंचुरी ही लगाए हैं, 50 के 50 क्वेश्चन बाकी है, समझ गए? इसलिए आराम से बैठे और 100 क्वेश्चंस कर लेंगे तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगी, इतनी जरूर इसका हम गारंटी ले सकते हैं, है कि नहीं? तो बीज पत्र का कार्य क्या है? क्या कार्य भाई? क्या खाद संग्रह करता है, क्या सुरक्षा करता है, क्या जनन करता है? इनमें से कोई नहीं। तो क्या करता है? ये खाद संग्रह का काम करता है। ये क्या करता है? खाद संग्रह का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा? ए, है ना? खाद का जो भोजन है, भोज का, उसका क्या करता है? संग्रह करता है। बताओ क्या होगा? 51। नव अंकुरित पौधे में यह होता है, जो नव अंकुरित होता है ना, जो अभी नया नया अंकुर हुआ है, उसमें क्या होता है? मूलांकुर, परांकुर, बीजपत्र, इनमें से सभी। तो भाई सभी होगा। मूलांकुर भी होता है, परांकुर भी होता है, बीजपत्र भी होते हैं, क्योंकि वो नया नया अभी बनता है सीड। तो इसमें इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। 52 कहता है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं भाई? अंकुरन कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं, इनमें से कोई तो प्यूबर्टी। प्यूबर्टी को हम क्या बोलते हैं कि अब बच्चा जवान हो गया, बालिग हो गया है कि नहीं, किशोरावस्था आ रहा है, तो उसको प्यूबर्टी एज बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? बी। 53 निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है? रोग नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, देखो एड्स, अगर कोई किसी के साथ लैंगिक जनन कर रहा है, संभोग कर रहा है, तो एड्स होने की खतरा है, लेकिन यहां नहीं पूछ रहा है। तो सिफिलिस ये भी होने की संभावना है, यह गनोरिया ये भी होने की संभावना, टाइफाइड ये होने की संभावना नहीं है। तो 53 का क्या हो जाएगा? 53 का हो जाएगा डी। टाइफाइड बीमारी ये आपका क्या होता है कि कोई अगर किसी के साथ संभोग कर लिया, उसे टाइफाइड है तो अगले को भी टाइफाइड होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर किसी को एड्स है तो वो जिस व्यक्ति से जिससे मिलेगा उसको भी एड्स हो जाएगा, उसको भी सिफिलिस अगर है तो सिफिलिस हो जाएगा, ये गोनोरिया है तो गोनोरिया हो जाएगा, लेकिन ये बीमारी नहीं हो सकता। इस वजह से आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। हाँ, स्त्रियों में अभी हम बताए थे थोड़ा देर पहले, स्त्रियों में गुणसूत्र का युग्म होता है। क्या होता है? XY होता है, XX होता है, YY होता है, इनमें सभी। तो क्या होता है? स्त्रियों में क्या होता है? XX दोनों सेम, और बॉयज में, लड़कियों में XY होता है। ठीक है, इसलिए इसे परफेक्ट जोड़ी के नाम से भी जानते हैं। कहता है काउपर ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? शुक्राशय द्रव स्रावित करना, ठीक है, पुरस्थित द्रव देना, क्षारीय द्रव स्रावित करना, इनमें से सभी। बताओ क्या होगा? 55 का क्वेश्चन का आंसर देखो, बताओ क्या होगा? देखो सबसे पहले देखो काउपर ग्रंथि है क्या? काउपर ग्रंथि, काउपर ग्लैंड है एक, जो क्या होता है कि मनुष्य के शरीर के दो साइड में, यहां पर छोटा सा मटर के दाने का आकार का होता है, दो साइड में होता है, और इन दोनों से इसको बोलते हैं काउपर ग्रंथि। इसे क्या बोलते हैं? काउपर ग्रंथि। इसका काम क्या है तो समझो। इसका काम है कि जब मूत्राशय में, यानी मूत्राशय जो जिससे आप मूत्र मार्ग से मूत्र निकलता है, पेशाब निकलता है बाहर, तो उसमें अम्लीयता हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है, होता है। उस एसिडिटी को कम करने के लिए यहां से काउपर ग्रंथि से एक रस निकलता है, स्राव होता है, जो उसकी अम्लीयता को कम करता है, क्योंकि ये क्षारीय होता है। ये कैसा होता है? ये क्षारीय होता है। और आपको पता ही है कि जहां पर एसिड होगा और वहां क्षार जाकर मिलेगा तो वो क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा, उसको एसिडिटी को कम करेगा। तो इस काउपर ग्रंथि का काम है कि इस ग्लैंड से वो एक ऐसा जो बेस टाइप का स्रावित करे, ताकि जो अम्लीयता है तो उससे उसको क्या करे? कम करे। तो देखो क्या होगा? क्षारीय द्रव स्रावित करना। तो ये क्या होगा? तो समझ गए, काउपर ग्रंथि क्या? एक छोटा सा ग्लैंड है, मटर के दाने का आकार का होता है, दोनों साइड होता है, और इससे क्या निकलता है? क्षारीय द्रव निकलता है, और ये अम्लीयता को, जो मूत्र के रास्ते में अम्लीयता है, उसको क्या करता है? कम करता है। तो क्या होगा? क्षारीय द्रव। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी। 56 कहता है सिसन ढका होता है, किससे होता है भाई? कर्पोरा कैमरनोसा से, या प्रीप्यूस से, या शुक्राशय से, या फिर स्खलन नली से। किससे? अब सिसन क्या है? सिसन जो मनुष्य का लिंग है, जो मैन का जो लिंग है, जो क्या कहता है, नर का जो क्या कहता है लिंग है, उसके ऊपर तुम देखोगे कि छोटा सा स्किन होता है, पतला सा स्किन होता है, जो मूत्राशय यानी जो जिससे मूत्र बाहर निकलती है उसको ढकने का काम करता है।
तो कहता है कि ये किससे ढका होता है, इसको बोलते हैं प्रीप्यूस। प्रीप्यूस क्या बोलते हैं इसको, प्रीप्यूस बोलते हैं, है कि नहीं। हाँ, इसे क्या बोलेंगे, प्रीप्यूस बोलेंगे। और ये क्या करता है, इसी को हम बोलते हैं फोर स्किन, सॉरी हाँ फोर स्किन। इसी प्रीप्यूस, कहीं पे प्रीप्यूस एग्जाम में रह सकता है, कहीं पर फोर स्किन भी इसको बोलते हैं, फोर स्किन है ना। तो वो मनुष्य के जो मेल है उसके लिंग के ऊपर में एक स्किन होता है जो मूत्राशय के रास्ते को ढकता है, ताकि मूत्राशय में गंदगी ना हो जाए, कोई बैक्टीरियल डिजीज ना अटैक कर जाए, समझ गए। इस वजह से इस स्किन को जो ढका होता है उसको बोलते हैं प्रीप्यूस, या फिर इसे बोलते हैं फोर स्किन, ठीक है, सीसन को ढकने के लिए। तो क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। 57 देखो, 57 कहता है कि मादा में निषेचन कहां होता है भाई, तो मादा में निषेचन भाई होता है फैलोपियन नलिका में। एक चीज याद रखना, दो साइड से दो अंडा से, और दोनों से जब अंडा निकलती है, ठीक है, दोनों से जो अंडा निकलता है ऐसे करके, फिर यहाँ गर्भाशय है, तो इस नली में यहाँ से अंडा निकला और यहाँ पर आया, यहाँ से अंडा निकला फैलोपियन ट्यूब में आया, और फैलोपियन ट्यूब में जाकर स्पर्म जाकर निषेचन करता है। तो निषेचन की प्रक्रिया हमेशा फैलोपियन ट्यूब में होगी, और जब फैलोपियन ट्यूब में निषेचन हो जाता है तब ये आकर यहाँ पर गर्भाशय में आकर बैठ जाता है, जहां पर बच्चा फिर पलता है। तो इसका मतलब है निषेचन अगर कहीं होगा तो फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो निषेचन की प्रक्रिया कहां पर होगी, फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन नलिका में, जिसे अंडवाहिका, सॉरी अंडवाहिका भी कहते हैं, है ना। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है भाई, बताओ। मुख्य भाग में, फंडस में, सर्विक्स में, योनि में, कहां पे होता है बताओ, कौन से भाग में, गर्भाशय के किस भाग में बताओ। तो गर्भाशय के किस भाग में होगा, मुख्य भाग में होगा, है कि नहीं। गर्भाशय के किस भाग में, मुख्य भाग में। ऐसे करके जब आप बनाओगे तो यहाँ पर ये है गर्भाशय, और ये ऐसे फैलोपियन ट्यूब है, ये ऐसे करके क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, और यहाँ पर गर्भाशय है। तो यहीं पर क्या मुख्य भाग में क्या होता है, भ्रूण का विकसित होगा। भ्रूण विकसित होकर के क्या बनाएगा, अपना अपना क्या कहता है, आगे करेगा उसको, ठीक है। 59 क्वेश्चन, ठीक है, आपका चैप्टर ही है जनन, जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या कहता है, मतलब जैसे बताया जाता है, तो इसमें आपको गलत वे में नहीं लेना है, समझ गए, क्योंकि एक बुक है और इसको आपको जानना भी जरूरी है। एक चैप्टर है जिसको आपके बॉडी के बारे में है, पुष्प के बारे में भी है, तो आपको आपके बारे में जानना जरूरी है कि कैसे हमारे बॉडी में कैसे संरचना बनी हुई है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे क्या कहता है फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे जाइगोट बनता है, कैसे क्या कहता है बेबी का बॉर्न होता है। तो ये आपको जानना पड़ेगा। तो इसमें कुछ ऐसे शब्द भी यूज किया जाए, अगर कोई देखे तो उसको ये ना बोल सके कि मतलब कैसा है, नहीं है, ये चैप्टर ही है आपका वैसा, तो आपको ऐसा यूज करना ही पड़ता है आपको, है कि नहीं। तो आप आराम से पढ़ते रहे सिर्फ। देखिए 59 क्वेश्चन, नर के शिश्न के समजातीय मादा में क्या पाया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे नर के शिश्न यानी नर का जो पार्ट्स है और मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, जननांग है, इनमें क्या समानता पाई जाती है बताओ। क्या योनि तो फीमेल में होता है, मेल में होगा, नहीं होगा। प्रीपियस, शुक्राशय किसमें होता है, मेल में होता है, फीमेल में होगा, नहीं होगा। उसके बाद कहता है ये कैबरनोसा, ये कपूरा, ये भी क्या कहता नहीं होगा, तो होगा क्या प्रीप्यूस। जिस प्रकार मनुष्य के मेल के शिश्न को ढकने के लिए अभी आपको हम थोड़ा देर पहले बताते प्रीप्यूस का यूज होता है, जिसे फोर स्किन भी कहते हैं, उसी प्रकार जो फीमेल है उसके भी क्या कहता है जननांग को ढकने के लिए, जगह ढकने के लिए एक स्किन होता है जिसका नाम है, उसको भी ढकने के लिए ये प्रीप्यूस या फोर स्किन का यूज किया जाता है, ठीक है। इस वजह से समान कौन है, नर और मेल में समान इसमें से कौन है, तो ये है कि ये मेल में भी पाया जाएगा और फीमेल में भी पाया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डी। 59 को 60 में हो जाएगा अंडाणु निषेचन होता है भाई कहां, योनि से, गर्भाशय से, फैलोपियन नलिका से। अंडाणु निषेचन कहां होता है भाई, तो निषेचन होगा कहां पर, फैलोपियन नलिका से। अभी आपको थोड़ा देर पहले भी बताया। तो 60 नंबर क्वेश्चन में निषेचन, अंडाणु निषेचन निषेचित होता है। निषेचित तो फैलोपियन ट्यूब में होगा, आंसर क्या होगा, सी होगा। फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचन की प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 61, अंडाणु एवं शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या मादा कोशिकाओं की तुलना में क्या होती है भाई, आधी हो जाती है। गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। 62, निम्न में कौन जनन संचारित रोग अंतर्गत आता है। देखो सिफिलिस, अभी हम बताए थे, जन अगर कोई किसी के साथ संभोग करेगा तो अगर किसी को सिफिलिस है तो सिफिलिस हो जाएगा, एड्स है तो एड्स हो जाएगा, गनोरिया है तो गनोरिया हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, इनमें से सभी, सबके सब संचरित रोग जनन संचरित रोग है, यानी संभोग करेगा तो इन सारी बीमारियां अगर किसी को है तो अगले मनुष्य को भी ये सारी बीमारी होने की संभावना पूरी की पूरी है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। 63,
63 में निम्न में कौन परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि है? प्राकृतिक विधि, संयम, मैथुन क्रिया में अवरोध, मैथुन की सामंजस्य अवधि, इनमें से सभी सब है। प्राकृतिक का मतलब कुदरती तौर पर कैसे फैमिली को ये कर सकते, अगर किसी का मन ही ना हो तो भी होगा, किसी का क्या कहता है मतलब मानसिक रूप से कोई क्या कहता है परेशान हो वो भी नहीं होगा, मैथुन की असमंजस यानी नहीं बन पा रहा हो से ये वो भी होगा, तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। 64 ठीक है, सॉरी कहता है कि इंट्रायूट्राइन उपाय के अंतर्गत कौन आता है? कौन आता है? कॉन्डम, कॉपर्टी, डायफ्राम, लूप। तो देखो ये जो कॉपर्टी है हमने बताया था ये टी साइज का है, टी आकार का होता है और ये गर्भाशय में जाकर फिट कर दिया जाता है ताकि मेल का स्पर्म वहां पर पहुंच ना सके और फिर फर्टिलाइजेशन ना कर सके। ठीक है, तो ये कॉपर्टी है, इसी को इसी को हम क्या कहते हैं? इंट्रा यूटेराइन कहते हैं, जो इंटर किया जाता है कि नहीं, ये कॉपर्टी है। आंसर क्या हो जाएगा? कहता है अवखंडन निम्न में किसमें होता है? अवखंडन किसमें होता है? स्पायरोगाइडा, हाइड्रा, पेलेनेडिया या फिर इनमें से सभी। तो इसमें क्या होगा? इसमें 65 का आंसर बताओ। 65 ठीक है, अपखंडन किसमें होगा? इनमें से सभी में होगा, है कि नहीं? अपखंडन किसमें होगा? इनमें से सभी में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 कहता है भ्रूण को माता से पोषण किसके द्वारा मिलता है भाई? तो प्लेसेंटा से मिलता है, सीधा सीधा है ये, प्लेसेंटा से ही क्या मिलता है भ्रूण को? प्लेसेंटा किसको बोलते हैं? जो नाभि से बच्चा के क्या कहता है, नाभि से बच्चे को क्या मिलता है? पोषण मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, कहता है 67 में कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? बताओ क्या होगा? क्या फेलोपियन ट्यूब नलिका है, शुक्रवाहिका है, लेबिया माइनोरा है या फिर परिपक्व पुटक है? तो ये शुक्रवाहिका है जो मेल में पाया जाता है ना, ये बी। ठीक है, फटाफट चलेंगे, क्वेश्चंस बहुत है, लंबा समय हो गया बोलते बोलते। कछुआ, केचुआ उदाहरण है एक लिंगी, अभी ये क्या होगा? पहला ही क्वेश्चन में तो उभयलिंगी होगा। केचुआ किसका उदाहरण है? उभयलिंगी का। 69 कहता है पक्षियों द्वारा होने वाला परागकण को क्या कहते हैं? क्या हाइड्रोफिली होता है, एनीफिली होते हैं, एंटोफिली होता है, ये हो गया अर्नियोफिली। तो क्या होगा? अर्नियोफिली, यानी जो पक्षियों के द्वारा, पक्षी कहीं बैठा फिर वहां से जाकर किसी और में जाकर बैठा तो उसके परागकण को इसमें डाल दिया, उस विधि को या उसको हम बोलते हैं अर्नियोफिली। तो क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, 70 चेहरे में फुंसियां क्यों आती हैं भाई? देखो चेहरे में फुंसियां क्यों आती हैं? बैक्टीरिया के कारण, अधिक तैलीय त्वचा के कारण, अधिक पसीना के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ क्या होगा? 70 अधिक तैलीय त्वचा, जिसका तैलीय त्वचा होगा, जिसका ऑयली फेस होगा, देखोगे उसके फेस में ज्यादा कील मुहासे निकलेंगे, है कि नहीं? उसके फील में क्या होंगे? ज्यादा कील मुहासे निकलेंगे। तो इसका क्या होगा आंसर? बी। 70 का क्या हो जाएगा? 70 का हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 कहता है अगर हाइड्रा के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो क्या होगा भाई? वो जीवित रहेगा? जीवित नहीं रहेगा। टुकड़े जुड़कर एक प्राणी बनाएंगे, हर टुकड़ा विकसित होकर नए हाइड्रा का निर्माण करेगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर बताओ? आपको पता है कि जब विभाजन होता है तो विभाजन के बाद कोई मर नहीं जाता है। विभाजन के बाद जितना टुकड़ा बनेगा हर टुकड़ा अपना अपना एक क्या बनाएगा? एक अपना एक समजाति बनाएगा। समझ गए? जैसे अमीबा द्विखंडन होता है, दो भागों में बटा और फिर दोनों फिर अपने क्या बनाएगा? एक अपना अलग अमीबा बनाएगा। उसी प्रकार हाइड्रा को जितना टुकड़ा किया जाएगा हर टुकड़ा विकसित होकर एक नया हाइड्रा का निर्माण करेगा। समझ गए? हाँ, तो क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी। 72 किस पौधे को कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाया जा सकता है? बताओ। गुलाब को, गन्ना को, अंगूर को, इनमें से कोई नहीं। कायिक प्रवर्धन आपको पता है कि कायिक प्रवर्धन होता है जो तना से, जड़ से, पत्तियों से नया पौधा बनाएगा, उसे कायिक प्रवर्धन कहेंगे। तो 72 का क्वेश्चन बताओ क्या होगा? 72 का क्या होगा? देखो गुलाब का भी देखो कि गुलाब का टहनी को काटकर लोग लगाता है और गुलाब का नया फूल, नया पौधा बन जाता है, तो गुलाब भी होगा। गन्ना के भी क्या कहता है? गन्ना को जो रोपा जाता है उसके तना को काट के लगा दिया जाता है तो वो भी क्या होता है? लग जाता है। अंगूर का भी वही स्थिति है। इनमें से सभी, यानी ये तीनों के तीनों, तना, पत्ती, जड़, ये तीनों में से किसी एक से क्या हो रहा है? पौधा बना रहा है। इसका मतलब इनमें से सभी हो जाएगा।
ठीक है। बीज नहीं उत्पन्न करने की स्थिति में पौधे किस पद्धति से उगाए जा सकते हैं? कायिक प्रवर्धन, पुनर्जनन, मुकुलन, विखंडन। तो कौन सा प्रवर्धन होगा? कायिक प्रवर्धन। क्या होगा 73 नंबर का क्वेश्चन बताओ? कायिक प्रवर्धन, लेकिन यह कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होना चाहिए था। बीज नहीं उत्पन्न करने की स्थिति। अच्छा, बीज नहीं उत्पन्न कर रहा है तो क्या होगा? चाहे तो तना से, चाहे तो जड़ से, चाहे तो पत्तियों से अपना पौधा बनाएगा तो क्या होगा? कायिक प्रवर्धन। ये लोग बीज से नहीं, ये लोग तना, जड़ और पत्तियों से बनाएगा तो कायिक प्रवर्धन होगा। ठीक है। 64, घेंगा किस समुदाय का प्राणी है? सॉरी, घोंगा जो होता है एक स्नेल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? स्नेल बोलते हैं। ये किस समुदाय का प्राणी है? क्या मेलेस्का है, क्या इकाइनोडर माटा है, क्या प्रोटोकार्डेटा है, क्या एनिलिडा है? एनालिडा या एनिलिडा जिसे बोलते हैं, क्या है? बताओ 74 का बताओ क्या होगा? फटाफट बताओ क्या होगा? क्या मोलेस्का होगा? ये कौन से, मतलब ये आपको क्या कहते हैं, कौन से जगत में आता है ये पूछ रहा है आपको, किंगडम में पूछ रहा है। ये कौन से जगत में आता है, कौन सा समुदाय के जगत में आता है प्राणी? तो ये मोलेस्का है। किसका? ये मोलेस्का का एक ग्रुप है जिसमें स्नेल भी आते हैं। ठीक है। जब आप किंगडम पढ़ोगे ना, हाँ, तो वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा कि कौन सा चीज, कौन सा जीव कौन से किंगडम में आता है। कहता है गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी है? गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी है बताओ? 75 का बताओगे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताओ। 3 महीने के भीतर, 5 महीने के भीतर, 4 महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर। गर्भपात की सुरक्षित अवधि अगर 3 महीना है तो गर्भपात की सुरक्षित अवधि है। उससे ज्यादा हो जाता है तो फिर दिक्कत कर लेगा। ठीक है। तो गर्भपात अगर है तो करना है तो 3 महीने के भीतर भीतर। ठीक है। हाँ। 76 कहता है गर्भपात, सॉरी एक मिनट, कहता है गर्भपात भ्रूण के किस अवस्था में सुरक्षित माना जाता है? गर्भपात भ्रूण के किस अवस्था में? क्या जो है ब्लास्टुला में, अंग निर्माण में, परिपक्व भ्रूण में, इनमें से सभी। 76 का बताओ क्या होगा? 76 का क्या बोलो क्या होगा? ब्लास्टुला। जब इस स्थिति में आता है, इस अवस्था में आता है तो यहां पर क्या होता है? गर्भपात की ये सुरक्षित अवधि माना जाता है ना। यहां पर सुरक्षित है यानी हो सकता है इस अवस्था में। इससे आगे बढ़ेगा तो फिर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। 77 नर में बंध्याकरण जो होता है, बंध्याकरण जिसको बोलते हैं, को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबल लाइगेशन, वेलेक्टोमी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बताओ? 77 का क्या होगा बताओ? बताओ क्या होगा? नर में। ठीक है। मादा पूछता तो फिर कुछ और हो जाता, लेकिन यहां पर नर पूछा है तो वेलेक्टोमी, नर में बंध्याकरण। ठीक है। क्या होगा? वेसेक्टोमी है ना। हाँ, यहां पर वेसेक्टोमी होगा, वेसेक्टोमी। ठीक है। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? ये नर में होता है। ठीक है। नर में बंध्याकरण होगा, जिससे फिर दोबारा वो क्या कहता है, प्रोडक्शन नहीं कर सकता है, बच्चों को प्रोडक्शन नहीं कर सकता है, तो ये वेसेक्टोमी होगा। ठीक है। बंध्याकरण बोलते हैं उसे। ठीक है। 78 कहता है स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या कहलाता है? स्त्री केसर है ना। हाँ, पुंग केसर पढ़े थे आप, तो नर में होता है। स्त्री केसर मादा में होता है। इसका आधारीय भाग क्या कहलाता है बताओ? 78 का बताओ क्या होगा? क्या कहलाएगा? अंडा से कहलाएगा। इसका आधार क्या है? अंडा से है, जिससे अंडा निकलता है तभी तो फिर फर्टिलाइजेशन होता है क्रिया। 79 है कि उत्तक संवर्धन, अभी हम बताए थे थोड़ा देर पहले, ये एक प्राकृतिक नहीं बल्कि ये लेबोरेटरी में किया जाता है और उस तरह के टिश्यू को लिया जाता है जो उत्तक संवर्धन कर सके। मैं पौधों का एक टुकड़ा एक असंगठित पिंड का निर्माण करता है, वो क्या कहलाता है बताओ? क्या कहलाएगा? 79 का बताओ क्या कहलाएगा? कैलस, कलोन, पादप, इनमें से सभी। तो क्या होगा? कैलस। क्या होगा? कैलस। कैलस है ना। आंसर क्या हो जाएगा? ए। 80 क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है। हाँ, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है, यानी आपको पता है तना से भी होता है कायिक प्रवर्धन, पत्तियों से भी होता है और फिर किससे होता है? जड़ से भी होता है। तो पत्तियों द्वारा होगा तो ब्रायोफाइलम। ये ब्रायोफाइलम किसके होगा? पत्तियों द्वारा होगा। ठीक है। कहता है कि रुधिर क्या है? रुधिर कैसा है भाई? क्या तरल संयोजी उत्तक है? क्या पेशी उत्तक है? तंत्रिका उत्तक है? एपिथेलियस उत्तक है? भाई ये है तरल संयोजी उत्तक। 81 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 81 का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। तरल संयोजी उत्तक है। 82 किस मार्ग से शुक्राणु और मूत्र दोनों का प्रवाह होता है? किस मार्ग से बताओ?
शुक्राशय से, मूत्रमार्ग से, शुक्रवाहिनी से, विरसन से, बताओ क्या होगा। 82 का क्वेश्चन बताओ क्या होगा। मूत्रमार्ग से यूरेथ्रा जो होगा, है ना, यूरेथ्रा से होगा। इससे क्या होगा, शुक्राणु का भी और मूत्र का, दोनों का क्या होगा, दोनों का क्या कहता है, प्रवाह होगा। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है। 83 क्वेश्चन, प्लाज्मा के अलावा रक्त में पाए जाते हैं, क्या है रक्त में और क्या पाए जाते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं पाए जाते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं पाए जाते हैं, रक्त पट्टिकाणु पाए जाते हैं, इनमें से सभी पाए जाते हैं। बताओ क्या पाए जाते हैं 83 में। 83 का क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा, सभी होगा। क्यों, क्योंकि देखो जो आपका ब्लड है, रक्त मैंने पूछ रहा है, हाँ रक्त में प्लाज्मा भी पाया जाएगा। इसी रक्त में आरबीसी के कारण ब्लड रेड होता है। इसी में श्वेत रक्त तो श्वेत भी होता है, ऐसा तो क्या है, रक्त ही तो है। जब ब्लड को आप करोगे दो भाग में तो क्या होगा, व्हाइट ब्लड, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी दोनों, तो आरबीसी भी होगा, डब्ल्यूबीसी भी होगा, रक्त पट्टिकाणु भी होगा। तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है ये हार्मोन किशोरों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है। किसमें, किशोरों में, हाँ किशोरों के लिए। एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 84 का बताओ। 84 में क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन। ये आपका टेस्टिस से निकलता है और ये मेल में होता है। ये किसमें होता है, मेल में, है ना। और ये क्या है, इससे अगर ये निकलता है तो हम कहते हैं यौनावस्था में आ गया बच्चा, है कि नहीं। हाँ तो क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। आंसर क्या हो जाएगा, सी। 85 हम अपने घरों में मनी प्लांट कैसे उगा सकते हैं, कैसे मनी प्लांट को उगा सकते हैं। देखो मुकुलन से, पुनर्जनन से, कायिक प्रवर्धन से, इनमें से सभी। तो क्या होगा 85 का बताओ क्या होगा, कायिक प्रवर्धन से, है ना। यानी हम मनी प्लांट को हम तनाओं से, जड़ों से या फिर पत्तियों से लगा सकते हैं। यानी किससे लगा सकते हैं, इन तीनों माध्यमों में से किसी एक माध्यम से लगाएंगे तो कायिक प्रवर्धन कहलाएगा, है कि नहीं। 86 गीले, कहता है गीले डबल रोटी के टुकड़े पर क्या उत्पन्न हो जाता है, कवक, शैवाल, अमीबा, स्पाइरो, क्या निकलता है, कवक, फंगस लग जाता है कि नहीं। हाँ तो क्या हो जाएगा 86 में क्या हो जाएगा, ए कवक लग जाता है। जो गीला रोटी अगर आपका हो गया, पानी तो गीला हो गया, उसका फफूंद फफूंद हो जाता है, एक कवक हो जाता है। 87 कहता है हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु, मुकुलन। तो हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। 88 फटाफट चलेंगे अब। अमीबा में जनन होता है, आपको पता है अमीबा में जनन होता है भैया किससे, अमीबा में जनन कैसे होता है, तो कोशिका विभाजन से होता है, लैंगिक जनन से होता है, मुकुलन से तो होगा नहीं, तो कोशिका विभाजन से होता है। अमीबा का सेल क्या होता है, ऐसे टूट जाता है, विभाजन हो जाता है। ठीक है। 89 कहता है निम्न जिनमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में होता है क्या कहलाता है, अलग अलग जीवों में होगा, बताओ क्या कहलाएगा, बताओ 89 का क्या होगा। 89 का ए होगा। अगर नर है में तो एक होगा, नर होगा तो एक लिंगी होगा, मादा है तो मादा में एक होगा, तो अलग एक एक करके पाया जाएगा तो एक लिंगी हो जाएगा। जो दोनों में पाया जाएगा द्विलिंगी हो जाएगा। ठीक है। और एक ही बॉडी में दोनों क्या कहता है, मतलब दोनों एक बॉडी है, एक जीव है, वो दोनों नर युग्म का मादा युग्म दोनों का प्रोड्यूस करता है, उभयलिंगी हो जाएगा। 90 उभयलिंगी पुष्प में उपस्थित होता है क्या होता है, स्त्री केसर, पुंकेसर, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा 90 का। ये तो आपको आराम से आना चाहिए क्योंकि उस वक्त से बता रहे हैं कि स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों है इसमें, तभी तो ये मेल गेमेट और फीमेल दोनों को क्या कहते उत्पन्न कर पा रहा है। तो इसमें क्या होगा, उभयलिंगी हो जाएगा, सी। जैसे आपको जीवों में केचुआ बताए थे। 91 कहता है कि पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं भाई, कहाँ बनते हैं बताओ, क्या पुंकेसर में बनते हैं, स्त्री केसर में, पंखड़ी दल में या फिर बाह्य दल में, बताओ क्या होगा। 91 का क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा, किसमें बनता है, पुंकेसर में, क्योंकि पुंकेसर में परागकण बनेगा तभी तो। पुंकेसर क्या है, मेल पुष्प है, यानी मेल फ्लावर का, मेल फ्लावर का क्या है, ये भाग है पुंकेसर, है कि नहीं। और इसी में क्या बनता है, परागकण बनता है। ठीक है। 92 स्त्री केसर में उपस्थित होता है, क्या होता है भाई, स्त्री केसर में क्या उपस्थित होता है, क्या होगा उपस्थित, स्त्री मतलब क्या स्त्री है, तो क्या होगा, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिका इनमें से कुछ नहीं तो अंडाशय होगा। 92 का क्या होगा, 92 का सॉरी एक मिनट, स्त्री केसर उपस्थित पूछ रहा है ना, तो स्त्री के में वर्तिका भी तो स्त्री केसर का ही भाग है, वर्तिकाग्र, वर्तिका वो भी तो उसी का भाग है, अंडाशय भी उसी का, तो इसका आंसर ए नहीं होगा, सॉरी इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा क्या, डी। ये सब तो क्या कहता है, स्त्री केसर का ही भाग है, तो इसका मतलब डी हो जाएगा। 93 कहता है कि पौधों के जड़ों एवं मृदा के बीच आयन सांद्रण के अंतर से
क्या होता है, क्या होगा बताओ, आंसर 93 का क्या होगा, 93 का आंसर बताओ क्या होगा, 92 तक ही है। मिट्टी से जल जरू में प्रवेश करता है, जल में पत्तों से जल में प्रवेश करता है, जल फ्लोएम में जाता है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, पौधों की जरू एवं मृदा के बीच, जड़ और मृदा के बीच आयन का संदरण के अंतर से क्या होता है, मिट्टी से जल जरू में प्रवेश करता है, मिट्टी से जो जल है वो जरू में प्रवेश करता है, सही है। जल पत्तों से जरू में प्रवेश करता नहीं, जल फ्लोएम में जाता है, जल फ्लोएम में जाता है नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, ये मिट्टी से जल जरू में जाता है। 93 क्वेश्चन ये था आपके पास, ठीक है। तो आज इतना ही। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को लेकर मिलेंगे, चैप्टर नंबर 4 बायोलॉजी का चौथा चैप्टर को लेकर हम अगले क्लास में मिलेंगे। इसी तरह आपका फिजिक्स का क्लास आएगा। तो आप हमारे इस सीरीज में ऐसे ही बने रहे ताकि आपको एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में अच्छा खासा क्या कहते हैं इससे बेनिफिट मिले, ठीक है। आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।